Hello, hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Porahali. Myself Devojit, and today we will continue the MCQ series for the 2026 SSLC examination, and this is the part 2 of the MCQ series. I hope आपने part 1 जो MCQ series आया था कुछ दिन पहले वो आपने देखा होगा. तो चलो मूव करते हैं पार्ट 2 पे. और उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको मैं कर देता हूँ कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका जो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, तो उसमें हमें एक इनिशिएटिव लिया है कि 9:30 PM टू 10 PM हाफ एन आवर के लिए वो ग्रुप मतलब खोला रहेगा. कमेंट, ठीक है. आप कुछ भी आपका एसएसएलसी रिलेटेड डाउट हो तो आप पे आके पूछना आप, ठीक है. मैं ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट को मैं रिप्लाई दे सकूं, ठीक है. और हर एक दिन हमने डिसाइड किया कि पांच एमसीक्यूज हम रोज देंगे ताकि जो स्टूडेंट का जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू रहे, ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2. सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या पूछा. आइडेंटिफाई 2 प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो. दैट मीन्स आपको पूछा है कि प्राइमरी फंक्शन मनी का क्या क्या है, ठीक है. सॉरी, देखो यहाँ पे एंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है. मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ये तो आपको पता है कि मनी को हम एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हैं. सॉरी. मनी एक्ट एज ए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट फॉर द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हाँ, ये भी है क्योंकि जब आप बाजार पे जाते हो किसी चीज को आप खरीदते हो तो उसका वैल्यू मनी के थ्रू ही मेजर करते हैं हम. जैसे एक पेन का जो प्राइस है वो 20 रुपीज है, तो मनी को हम एज ए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट यूज कर सकते हैं. थर्ड क्या है. मनी एक्ट एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. ये भी सही है क्योंकि डिफर्ड पेमेंट मतलब क्या था कि ईएमआई सिस्टम, जो आप लोन में लेते हो कुछ अमाउंट, तो वो क्या होता है कि 2 महीने 3 महीने के बाद आप धीरे धीरे करके उसे चुकाते हो, ठीक है. जिसे बोलते हैं डिफर्ड पेमेंट. हाँ, ये भी कर सकते हैं मनी के थ्रू. एंड द लास्ट वन इज मनी फंक्शंस एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू. हाँ, ये भी है क्योंकि मनी को हम स्टोर कर सकते हैं. एक्चुअली स्टोर का मतलब ये नहीं कि लॉन्ग टर्म तक हम स्टोर कर सकते हैं, इसको वैल्यू को स्टोर करना बता है ऐसे, ठीक है. मतलब क्या है कि मनी जो आज प्राइस है मनी का, जैसे एक पेन का जो प्राइस है वो 10 रुपीज है मान लो, ठीक है. कल को अगर ऐसा हो गया कि वो पेन का प्राइस 100 रुपीज हो गया तो कुछ कम लोग ही उसे खरीद पाएंगे, ठीक है. और तब क्या होगा कि जो लोग है, कॉमन सिटीजन है कंट्री का, जो मनी के ऊपर एक बिलीफ था, ट्रस्ट था, वो चला जाएगा, ठीक है. तब वो क्या करेंगे, मनी की जगह पे कुछ और चीजों से लेन देन करेंगे जैसे बार्टर सिस्टम में होता था. कॉमनली आज के टाइम में गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन से ये कम होने लगेगा. तो तब क्या होगा कि जो मनी के ऊपर जो ट्रस्ट था, जो आरबीआई ने आपको एश्योरेंस दिया है कि हाँ ये मेरे द्वारा ही एक ट्रस्ट का एक प्रूव है, ठीक है, वो ही चला जाएगा. तो हालांकि ये चारों ऑप्शन ही करेक्ट है क्योंकि चारों ऑप्शन ही मनी का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे पूछा प्राइमरी फंक्शन. दैट मीन्स आपको प्राइमरी फंक्शन बोलना है, ठीक है. तो हमने ये देखा भी था कि जो ये दो ऑप्शन है, पहले वाला मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हाँ ये प्राइमरी फंक्शन है. एंड द सेकेंड वन मनी एक्ट एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ये भी प्राइमरी है. बाकी ये जो दो है वो सेकेंडरी पे आते हैं, ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पे 1 और 2 होगा. ये होगा करेक्ट आंसर, ठीक है. तो ये होगा करेक्ट आंसर. उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. देखो हालांकि यहाँ पे जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो भी दिया हुआ है. देखो मनी परफॉर्म एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर सकते हैं. उसके बाद मनी एक्टेड एज ए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ कर सकते हैं. सब कुछ मनी के थ्रू ही मेजर होता है. उसके बाद मनी एक्ट एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, हाँ ये भी होता है, ठीक है. ये जितना भी हमने डिस्कस किया पार्ट 2 पे डिस्कस किया, आप जाके वीडियो देखना अगर नहीं देखा आपने, ठीक है. उसके बाद भी देखो मनी फंक्शन एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, हाँ ये भी कर सकते हैं. लेकिन लास्ट लाइन पे लिखा हुआ था द फर्स्ट 2 फंक्शंस ऑफ मनी आर नोन एज द प्राइमरी फंक्शन, ठीक है. जो पहला 2 फंक्शंस था, काम था मनी का, वो प्राइमरी था. एंड द लास्ट 2 आर द सेकेंडरी वन, ठीक है. तो क्वेश्चन में पूछा प्राइमरी, तो पहला 2 जो था वही होगा ऑप्शन पे, ठीक है. उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. देखो
क्वेश्चन को जब आप रीड करोगे ना तो थोड़ा केयरफुल्ली करना, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है। दैट मीन्स ये चारों में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है। सही नहीं पूछा, गलत पूछा। ठीक है, देखो तो हम पहले से ही जाते हैं। एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज ए चेक हैज जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। मैंने आपको बोला था कि चेक हमेशा दुकानदार एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता है। आप गांव पे जाओगे, विलेज पे जाओगे, तब भी देखोगे आप कि वहां पे कैश ही लेते हैं, या फिर आप सिटी पे भी देखोगे कि चेक कहीं नहीं लेता। अगर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े डील हुआ तो वहां पे चेक लेता है। ठीक है, तो ये तो गलत है। ठीक है, उसके बाद रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट चेक मनी विल मीन वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ लैंड, ये भी नहीं है। अगर जनरल एक्सेप्टेबिलिटी ही नहीं है तो अगर किसी ने रिफ्यूज कर भी दिया तो उसे कोई वायलेशन ऑफ लॉ नहीं होगा। हाँ, अगर पेपर मनी जो आज के 10 रुपीज 20 रुपीज ये अगर किसी ने नहीं लिया तो उसके अगेंस्ट में फाइन लगेगा। ठीक है, तो ये भी गलत है। उसके बाद देखो, चेक मनी इज जनरेटेड थ्रू द इकोनॉमिक ऑफेंस। नहीं, इकोनॉमिक ऑफेंस दैट मीन्स वो ब्लैक मनी हो गया आपका। ठीक है, नहीं, चेक मनी तो जनरेट कौन करता है? बैंक करता है, कमर्शियल बैंक करता है। एसबीआई का होगा चेक, उसके बाद एचडीएफसी का चेक होगा। उसके बाद देखो, ए चेक इज ए क्लेम अगेंस्ट मनी एंड कैन बी एनकैश्ड एट द काउंटर ऑफ ए बैंक। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि चेक में एक मनी का अमाउंट लिखा हुआ होता है। अगर वो चेक आप बैंक में जाके किसी काउंटर पे दोगे तो उसके बदले में आपके अकाउंट में कैश आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। एंड ओनली द सेंट्रल बैंक हैज द राइट टू प्रिंट एंड सर्कुलेट चेक मनी। ये तो गलत बात है, क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास ये राइट है कि वो पेपर मनी को प्रिंट कर सकता है। दैट मीन्स 10 रुपीज 20 रुपीज 50 रुपीज जो मनी है वो प्रिंट कर सकता है। लेकिन चेक मनी तो हर कोई कर सकता है। चेक मनी तो एसबीआई भी कर सकता है, चेक मनी तो एचडीएफसी भी कर सकता है, आईसीआईसी भी कर सकता है। वो तो ऑब्वियसली वो तो कमर्शियल बैंक है। तो ये राइट आंसर कौन सा होगा? आई थिंक ये होगा, लिखो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, दैट मीन्स जो गलत है वही सही है। तो ये 2 3 4 1 2 3 5, तो ये वाला होगा। ठीक है, हालांकि इसे करने का तो दूसरा टेक्निक भी है एक। देखो, आपको पता चल चुका है कि 4 नंबर जो है ना वो करेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन तो पूछा ही नहीं, तो 4 नंबर जहां पे भी होगा, ठीक है, वो तो ऑब्वियसली गलत होगा। ये गलत, ये गलत, ये गलत, क्योंकि इसमें 4 नंबर है, क्योंकि ये सही स्टेटमेंट है, हमें पूछा गलत स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकता हो आप। इसे एलिमिनेशन टेक्निक भी बोलते हैं। ठीक है, बाद में दिखाऊंगा आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। देखो यहाँ पे ये थोड़ा, हाँ, हालांकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है। देखो, आप समझना इस चीज को। रोमिन ओपन्स एन अकाउंट इन इलाहाबाद बैंक, ठीक है, विथ ए सम ऑफ ₹20,000। ठीक है, रोमिन ने क्या किया, इलाहाबाद बैंक पे गया, वहां पे जाके एक अकाउंट खोला 20,000 रुपीज का। आफ्टर 3 month, ठीक है, ऑफ ओपनिंग ही अगेन डिपॉजिट 3,000 इन हिज अकाउंट। 3 महीने के बाद फिर से क्या किया उन्होंने, 3,000 रुपए उस अकाउंट में जमा किया। ठीक है, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, टर्म ध्यान में रखना। ठीक है, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 साल के बाद। ठीक है, बैंक क्रेडिट ए सम ऑफ 550 एज ए इंटरेस्ट, क्योंकि वो तो जाके बैंक में जमा किया, तो उसके बदले में बैंक उसको 550 रुपीज एज ए इंटरेस्ट दे रहा है 1 साल के बाद। कंसिडरिंग द अबव सिचुएशन, चूज द टाइप ऑफ बैंक अकाउंट रोमेन हैज। अब रोमेन के पास कौन सी बैंक अकाउंट खोला है उनने बैंक पे जाके। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इसे भी कर सकते हैं। देखो, आपको क्या पता था? आपको पता है कि जो करंट अकाउंट, करंट डिपॉजिट है, ठीक है, करंट में कोई इंटरेस्ट नहीं देता है, क्योंकि हालांकि यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट दिया है 550, तो ये आंसर गलत होगा। 1 नंबर तो टोटली गलत होगा। ठीक है, 2 नंबर देखो, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। एक्चुअली रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बाद आपको जमा करना पड़ता है। जैसे इस महीना आपने 2,000 किया, नेक्स्ट महीना, उसके बाद महीना। ठीक है, तो एक रेगुलर टाइम पे होता है। लेकिन यहाँ पे देखो, पहले तो 20,000 उन्होंने जमा किया, लेकिन 3 महीने के बाद 3,000 जमा किया। ठीक है, ये तो रेगुलर नहीं हुआ, तो रिकरिंग भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट अमाउंट। देखो, फिक्स्ड डिपॉजिट एक्चुअली होता है ना लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, और वहां पे जो अमाउंट जमा होते हैं वो बिग अमाउंट पे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बार उन्होंने 20,000 रुपीज देके अकाउंट खोला, उसके 3 महीने के बाद फिर से डिपॉजिट किया, ऐसा कुछ नहीं होता फिक्स डिपॉजिट पे। फिक्स डिपॉजिट में लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एक मतलब एक बार ही वो अमाउंट जमा लेते हैं। ठीक है, बैंक, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, तो लास्ट ऑप्शन क्या है, सेविंग्स अकाउंट। हाँ, उन्होंने सेविंग्स अकाउंट खोला, वहां पे पहले 20,000 से आपने अकाउंट जमा किया, उसके बाद 3,000 किया, 1 साल के बाद आपका छोटा मोटा एक इंटरेस्ट बैंक ने आपको पे किया।
ठीक है, तो बेस्ट यहाँ पे यही फिट बैठता है कि ये सेविंग्स अकाउंट होगा, सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, तो ये भी करेक्ट आंसर है। तो ये बाकी तीनों ऑप्शन गलत गलत गलत, तो ये करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का काम क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? इश्यू ऑफ पेपर करेंसी। ये तो सही बात है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि सेंट्रल बैंक के पास ही ये राइट है कि वो जो नोट है हमारा वो प्रिंट कर सके। उसके बाद बैंक टू द गवर्नमेंट, हाँ ये भी मैंने बोला था, आपको याद है, जब गवर्नमेंट का जो बजट आता है उसमें थोड़ा अमाउंट कम हो जाता है, डेफिसिट में चला जाता है, तो क्या करते हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक है, वो थोड़ा अमाउंट प्रिंट करके गवर्नमेंट को देता है। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा लिमिटेड अमाउंट पे है, ज्यादा नहीं दे सकता, तो ये भी है। ग्रांटिंग लोन्स टू द कस्टमर, देखो ये बात कभी आपने देखा है आरबीआई पे जाके किसी ने लोन विड्रॉ किया वहां से? नहीं होता, क्योंकि आरबीआई बैंक को देता है और बैंक हमें देता है। बैंक मतलब कमर्शियल बैंक। ठीक है, जैसे एसबीआई को देगा, एसबीआई से हम लेंगे, तो ये तो नहीं होता। तो यहां पे देखो, हम अगर ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है इसको गलत प्रूफ कर दिया, दैट मीन्स 3 मार्क गलत है, तो यहाँ पे भी 3 है, ये गलत है, यहाँ पे भी 3 है, ये गलत है, यहाँ पे भी 3 है, ये गलत है, तो 4 नंबर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 to 4। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद देखो, हालांकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देखो, द सेंट्रल बैंक इश्यूज करेंसी इशू करता है, उसके बाद ये मोनोपोली राइट है, सिर्फ वो ही कर सकता है, दूसरा कोई बैंक नहीं कर सकता। ठीक है, द सेंट्रल बैंक इज द बैंकर्स बैंक। ठीक है, बैंक को जब फाइनेंशियल एड की जरूरत होता है, पैसे की जरूरत होता है, तो सेंट्रल बैंक लोन देता है। ठीक है, द सेंट्रल बैंक इज द फाइनेंशियर एडवाइजर एंड एजेंट टू द गवर्नमेंट। ये भी देखा, गवर्नमेंट को जब लोन की पैसे की जरूरत होती है, जब गवर्नमेंट को जो बजट है उसका जो खर्चा ज्यादा हो जाता है, ठीक है, उतना इनकम नहीं होता, तो क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक फाइनेंशियर की तरह काम करता है। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, तो एक्चुअली ये पार्ट 5 में है वीडियो पे। ठीक है, आप देखना अगर नहीं देखा तो। उसके बाद देखो, सिडबी एंड नबार्ड both play a crucial role in promoting economic development. Which of the following best describes their shared objective? ठीक है, ये जो दो बैंक है, इन दोनों बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, पहले क्या ऑप्शन है? टू फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन द अर्बन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हालांकि दोनों का पूछा है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, किंतु क्योंकि नाबार्ड जो है ना, वो एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस करते हैं, विलेज पे ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, ये तो नहीं होगा। और इंडस्ट्री, यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्री भी नहीं लिखा है, इंडस्ट्री बोला है, तो बिग इंडस्ट्री भी हो सकता है। उसके बाद टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड इन अर्बन एरिया, नहीं, अर्बन एरिया पे तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद टू प्रोमोट रूरल डेवलपमेंट एंड स्मॉल वन स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये होगा करेक्ट आंसर। हाँ, रूरल के लिए डेवलप करते हैं, विलेज वगैरह पे फोकस ज्यादा करता है, एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीडबी पे नाम ही है ऐसा, स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्मॉल इंडस्ट्री के लिए भी प्रमोट करता है। ठीक है, एंड टू हैंडल ओनली एग्रीकल्चरल लोन, ये भी नहीं होगा, क्योंकि सिडबी ये काम नहीं करता। तो जो दोनों का ऑब्जेक्टिव पूछा है, तो यही ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन है, यहाँ पे सी जो ऑप्शन है वही करेक्ट बैठता है। ठीक है, उसके बाद देखो, राइट इन करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट। ठीक है, कौन सा बैंक कब स्टैब्लिश हुआ था, उस ऑर्डर से हमें अरेंज करना है। देखो, सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे जब भी आप बैंक ऑफ हिंदुस्तान देखोगे ना, सबसे पहले हुआ था, तो ये ऑप्शन आप गलत कर दो। यहाँ पे है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, हाँ ये हो सकता है। उसके बाद रिजर्व बैंक, ये भी गलत कर दो, क्योंकि पहले रिजर्व बैंक तो नहीं था। उसके बाद बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये भी हो सकता है। अब चलो ध्यान से देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद गुवाहाटी बैंक, नहीं, गुवाहाटी बैंक पहले हुआ था, 1926 में हुआ था, एंड 1935 में क्या हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हुआ था, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे डी। ठीक है, पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770, उसके बाद गुवाहाटी बैंक 1926, उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935, उसके बाद आईडीबीआई। ठीक है, आई थिंक 1964 के आसपास था, भूल गया मैं भी। ठीक है, तो ये जो आपने जितना भी यहाँ पे इस चैप्टर पे जितना भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे आरबीआई हो गया, नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, उसके बाद आपका आईडीबीआई हो गया, गुवाहाटी बैंक हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा, ठीक है, उनका जो हेडक्वार्टर्स है एंड उनका जो ईयर ऑफ स्टेब्लिशमेंट है, दोनों ही आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यूज में पूछते हैं ऐसा। ठीक है,
उसके बाद देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। ए चेक इज ए लीगल टेंडर मनी है, ये तो नहीं है, क्योंकि चेक इज नॉट इन लीगल टेंडर मनी, क्योंकि चेक के पास जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, अगर किसी को आप दोगे तो ये रिफ्यूज भी कर सकता है कि नहीं मैं चेक नहीं लूंगा। एन इंडिविजुअल, तो ये ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, एन इंडिविजुअल कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट चेक, ऑब्वियसली कर सकता है, कोई भी कर सकता है चेक को रिफ्यूज, लेकिन पेपर मनी को रिफ्यूज नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसके ऊपर फाइन लगेगा। ठीक है, तो इस पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑब्वियसली बी होगा। 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद देखो, हालांकि एक्सप्लेनेशन है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चेक मनी इज नॉट ए लीगल टेंडर मनी। हालांकि चेक मनी के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, तो ध्यान से पढ़ना आप, चेक लीगल टेंडर मनी नहीं है। ठीक है, और कोई भी इसे रिफ्यूज कर सकता है एक्सेप्ट करने से। देयर इज नो वायलेशन ऑफ द लॉ, कोई भी वायलेशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये अब ध्यान से पढ़ना चेक मनी थोड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि एग्जामिनर जो है उसका फेवरेट टॉपिक भी है ये। उसके बाद ये पार्ट 3 में है एक्चुअली, आप अगर आपने मिस किया हुआ तो आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद देखो, द सेंट्रल बैंक इज द फाइनेंशियर टू द गवर्नमेंट। हाँ, ये तो हमने जस्ट देखा, करेक्ट है। द सेंट्रल बैंक ऑफर लोन टू फार्मर, आर्टिशंस, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अदर, नहीं देता है। ठीक है, अगर फार्मर को लोन देना होगा, आर्टिशन को लोन देना होगा, तो वो काम कौन करेगा? नाबार्ड करेगा। पहले, हाँ पहले करता था, लेकिन जितना भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सेंट्रल बैंक का, लोन देने का फार्मर को, रूरल डेवलपमेंट के लिए, आर्टिशंस के लिए, वो अब कौन देता है? नाबार्ड देता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, एक तो करेक्ट ऑब्वियसली, एंड द स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग। हाँ चलो, ये तो मैंने जस्ट ही बोला कि जितना भी ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट है और हेडक्वार्टर है आपको याद रखना ही होगा, दिस इज अ मस्ट। ठीक है, तो देखो, पहले था आरबीआई, आरबीआई 1935 में हुआ था। चलो, ए के साथ 4 मैच होता है, दैट मीन्स ए के साथ 4 मैच होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन देखो, ए के साथ 1 मैच हो रहा है तो गलत है। बी ऑप्शन देखो, ए के साथ 1 मैच हो रहा है तो ये भी गलत है। हाँ, ए नंबर पे ए से 4 लिंक हो रहा है और डी से, हाँ ये दोनों हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 2 ऑप्शन ऑलरेडी हमने एलिमिनेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखो, गुवाहाटी बैंक, गुवाहाटी बैंक 1926 पे हुआ था, दैट मीन्स बी के साथ 1 होगा। हाँ, यहाँ पे भी बी के साथ 1 है, यहाँ पे भी बी के साथ 1 है। उसके बाद क्या है? आईडीबीआई। चलो आईडीबीआई भी देख लेते हैं। आईडीबीआई कितना होगा? 1964 पे होगा। ठीक है, चलो ये भी सेम है, C2 है, C2 है, चलो ये भी करेक्ट है। उसके बाद नाबार्ड आते हैं। नाबार्ड कब हुआ था? ठीक है, नाबार्ड एक्चुअली हुआ था 1990 पे हुआ था नाबार्ड। ठीक है, और सॉरी गलत हुआ थोड़ा। ठीक है, नाबार्ड हुआ था 1982 पे। ठीक है, तो ये भी गलत, सही है, ये भी सही है। और लास्ट पे आता है सिडबी। सिडबी कब हुआ था? मैंने आपको बोला था 1989 में एक बिल पास हुआ था, और 1990 से ये, तो ये होगा, सॉरी, हाँ सॉरी, मेरा ही गलत हुआ, रुको थोड़ा। ठीक है, आरबीआई हुआ था 1935 को। उसके बाद गुवाहाटी बैंक हुआ था 1926 को। उसके बाद आईडीबीआई कब हुआ था? आईडीबीआई हुआ था आपका 1964। ठीक है, उसके बाद जो नाबार्ड था, नाबार्ड हुआ था 1982। एंड सिडबी, देखो सिडबी में क्या हुआ था? 1989 में उसे पास किया गया था बिल को, लेकिन 1990 से वो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशनल हुआ, दैट मीन्स स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर 1990 होगा। ठीक है, तो ई कौन सा होगा? 6 होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी होगा, आई थिंक ये। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि सिडबी में क्या एक्चुअली होता है, 2 ईयर लिखा उन्होंने, एक हुआ 1989, एक हुआ 1990, तो दोनों में कंफ्यूज क्रिएट कर सकता है। 1989 में ये जो बिल लाया था इसको स्टेब्लिश करने के लिए, वो पास हुआ था पार्लियामेंट पे। ठीक है, और 1990 से ये ऑपरेशनल हुआ था, दैट मीन्स स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान में रखना, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए एमसीक्यूज यहाँ पे यही तक था।
एक्चुअली ये एमसीक्यूज जो बेस्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर भी और कुछ एडिशनल भी है, ठीक है। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दिया कि ज्यादा कौन सा फोकस करना चाहिए, जैसे जैसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हो गया, आपका ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट आपको याद रखना पड़ेगा, हेडक्वार्टर आपको याद रखना पड़ेगा, मनी का फंक्शंस क्या है याद रखना पड़ेगा आपको, आरबीआई का काम क्या है सेंट्रल बैंक का वो याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और कुछ छोटे मोटे जैसे टाइप ऑफ मनी होते हैं, चेक मनी, लीगल टेंडर मनी, नॉन लीगल टेंडर मनी, ठीक है। उसके बाद ब्लैक मनी, ये कुछ छोटा मोटा जो टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो पे दूसरे कोई चैप्टर में एमसीक्यू सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।